में। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल क्या बोलता है? इक्वेशन 8.9 गिव्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर। बोलने का मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन हमारे को नीचे दिखाई दे रही है, इक्वेशन हमने प्रीवियसली बनाई थी। कब? दो चार्ज के बेस पे बनाई थी। मान लो एक सोर्स चार्ज है Q1 और दूसरा टेस्ट चार्ज है Q2। जब मान लो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, अब सारी बात है, दो पॉजिटिव चार्ज को हम एक दूसरे के करीब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इनको करीब ला रहे हैं। करीब लाने पर ये लोग की ताकत डिसाइड करेगी कि ये लोग एक दूसरे के कितने करीब आएंगे। उस ताकत को ही पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। करेक्ट। तो उस पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग ने बनाया था, क्या मिला था मुझे? यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। आर क्यों लिखा है? आर यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो गेम है वो कब शुरू होगा? जब दो चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक दूसरे के करीब आएंगे। इसी वजह से हमने पोटेंशियल एनर्जी के बाद ब्रैकेट में आर लिखा है, क्योंकि पूरा गेम जो हो रहा है ना, वो डिस्टेंस के बेस पे ही हो रहा है। इसके एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। एक आयरन के मटेरियल को ये मैग्नेट तभी अट्रैक्ट करेगा जब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के पास वो आयरन मटेरियल पहुंच पाएगा। अगर वो आयरन मटेरियल उस डिस्टेंस तक नहीं पहुंचेगा, जब तक वो मैग्नेट उस पर कोई भी तरह का इफेक्ट नहीं दिखाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो रहा है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ये जो अट्रैक्शन या रिपल्जन हैपन होगा, अगर दोनों चार्ज इतने नियर होंगे नहीं तो उनमें कोई पोटेंशियल एनर्जी जैसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, दो चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर कुछ नया चीज भी करने वाले। हम लोग एक और चीज जानकारी जानते हैं, मतलब पहले से जानते हैं। कुछ फॉर्मूलेस हैं जो हम लोग ने क्लास 11 में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ा था ना, तो वहां पर वो फॉर्मूले हम लोग ने देखे थे। तो फॉर्मूला देखते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? V इज दैट मीन्स पोटेंशियल। कोई भी पोटेंशियल किस पे निर्भर करता है? पोटेंशियल में होता क्या है? चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए वर्क की जरूरत है कि नहीं? अरे जारी बात है, वर्क करना पड़ेगा ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो फॉर्मूला लिखा है V इज इक्वल टू W/Q, ये सही है। अगर ये फॉर्मूला सही है तो मैं इस Q को ले लेता हूँ लेफ्ट साइड, तो मुझे मिलेगा वर्क डन इज नथिंग बट V इंटू Q। समझ में आ रहा है सभी को क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? अब हमें यहाँ पे एक और जानकारी क्या पता है कि यहाँ पे होने वाला वर्क ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। ये तो फिक्स है बात, बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं ये चीज को। तो मैं इस W की जगह पे U लिख सकता हूँ, तो U क्या हो जाएगा? V इंटू Q। करेक्ट। यहाँ पे एक नई क्रिएटिव एकदम इक्वेशन बनाई है। अब जरा देखो, ये जो ऊपर इक्वेशन बनी है ना, मैं इसको इस फॉर्म में बनाता हूँ। कैसे? देखो, एक चार्ज को मैंने बाहर रखा है, कौन सा? Q2। बाकी Q1 और R को अंदर ले लिया है। अंडरस्टूड कुलसुम गाइस? बिल्कुल इसका उलट भी कर सकते हैं। Q2 को अंदर ले लो और Q1 को बाहर ले लो। अब ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, ये ब्रैकेट वाला पार्ट, ये है तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा V है। क्या है? V है। अगर फॉर्मूले में कंपेयर करो तो ये Q, मान लो ये जो बाहर वाला चार्ज है Q है, और ये पूरा ब्रैकेट वाला पार्ट मान लो क्या है? V है। अब ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है तो नीचे कंसिडर किया, दोनों में क्या कॉमन है? Q। 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। Q1 Q2 है तो Q ले लो, है ना? वो क्या है? आपका पोटेंशियल है। तो ये जो फॉर्मूला हमने क्रिएट किया है ना, एक्चुअली ये फॉर्मूला यहाँ से आया हुआ है। समझ में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? इधर पे ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसके बेस पे क्रिएट किया गया फॉर्मूला। अब मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले में इसकी जगह पर यहाँ पे क्या है? V1 है ना? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे V1 ले लेता हूँ, क्योंकि Q1 है तो V1 ले लेता हूँ। यहाँ पे Q2 है तो इसको V2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। यानी पूरे ब्रैकेट को हटाकर उसकी जगह V1 और V2 से रिप्रेजेंट करो। बाहर का चार्ज एज इट इज। बोलेंगे सर देखो वापस से आर आ रहा है, आर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी पोटेंशियल तभी हैपन होगा जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हो। समझ गए? कोई डाउट यहाँ पे? गाइस, कुलसुम, No, sir. रिमेनिंग स्टूडेंट, क्लियर है?
अब देखो नीचे वाला पार्ट मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि नीचे वाले पार्ट को मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया। सिर्फ नीचे देखो यहाँ पे दो पोटेंशियल आ गए, दो पोटेंशियल यानी अपन यहाँ पर डिफरेंस निकाल रहे हैं, चेंज निकाल रहे हैं। तो चेंज निकालेंगे तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, अगर पोटेंशियल का चेंज करोगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब मैंने ही बोला था कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यू अपॉन क्यू। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे दो पोटेंशियल, अगर दो चार्ज है तो दो पोटेंशियल की भी बात हो रही है। कौन से दो की, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। पर ये पोटेंशियल एनर्जी है क्या, अरे ऊपर ही तो लिखा है पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली वर्क डन है, तो इसकी जगह मैं वर्क डन लिखूंगा। वर्क डन पे डी डब्ल्यू क्यू लिखा है क्योंकि जो वर्क डन हैपन हो रहा है ना, वो धीरे धीरे हो रहा है। जैसे हमने जितनी भी एग्जाम्पल देखी है, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के करीब धीरे धीरे आ रहे हैं, छोटा छोटा डिस्टेंस कवर करते हुए आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया गया चेंज इन वर्क डन को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा वेक्टर का साइन डालते हैं, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमें ये भी पता है यू एक्चुअली वर्क डन के बराबर है। ये याद रखोगे ना, आधा काम यहीं पर ही तुम लोग का खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, तो अगेन एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, टेस्ट चार्ज नहीं सॉरी सोर्स चार्ज है। अब जारी बात है, सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलते रहेगी, तभी एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक टेस्ट चार्ज आएगा, ठीक है, वो धीरे धीरे इस सोर्स चार्ज के करीब आएगा। अभी मजे की बात ये है कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव। अब इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये चाहेगी कि ये जो टेस्ट चार्ज है, ये इस सोर्स चार्ज से दूर हो जाए। तो यानी यहाँ पे जो सोर्स चार्ज जो वर्क डन कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, इस टेस्ट चार्ज को, जो कि वो भी पॉजिटिव चार्ज ही है, उसको भगाने में वो वर्क कर रहा है। और ये टेस्ट चार्ज वर्क कर रहा है इस सोर्स चार्ज के करीब आने में के लिए कर रहा है ना। देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करे, ये सोर्स चार्ज को भगाने के लिए काम कर रहा है और ये टेस्ट चार्ज करीब आने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब ये कितना करीब आएगा इस सोर्स चार्ज के, वो निर्भर करता है इसकी ताकत। इसकी ताकत को क्या बोलते हैं, ताकत को पोटेंशियल बोलते हैं, बोलते कि नहीं पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल बताएगा कि ये कितना करीब आ सकता है, और दूसरा इसका भी पोटेंशियल बताएगा कि इसके पास कितना पोटेंशियल, ये कितना दूर कर सकता है उस टेस्ट चार्ज को। समझ गए? कोई डाउट यहाँ पे, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो यहाँ पे बोल रहा है, मान लो कि वो एक डिस्टेंस, एक्चुअली वो पॉइंट डिस्टेंस जो भी है ना वो एम है, और उसके नियर वाला डिस्टेंस एन है, ठीक है। अब वो मान लो पॉइंट, ये सोर्स पॉइंट ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा हूँ, अभी जो वर्क डन है, अब जाहिर बात है ये चार्ज डायरेक्ट इधर पे नहीं आ रहा। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, मैंने कल पिक्चर का नाम दिया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो लोग बोलेंगे सर एडवर्टाइज कर रहे हो, पुरानी हो गई पिक्चर है ना। वो टाइगर श्रॉफ की पिक्चर आई थी, याद है सभी को? भूल गए क्या पिक्चर, टाइगर श्रॉफ की सर स्टूडेंट ऑफ याद द है। ईयर? तो उस पिक्चर को याद रखो, तुम लोग को पूरा गेम समझ में आएगा। जो हीरो रहता है, जो विलन रहता है एक्चुअली, वो पहले से स्कूल में रहता है, और टाइगर श्रॉफ, इसका भी सपना क्या रहता है, ये ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ द ईयर रहता है, ठीक है। और टाइगर श्रॉफ मान लो टेस्ट चार्ज है, वो भी पॉजिटिव, उसको भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर ही बनना है। सबसे पहले गेट में खड़े रहता है, फिर उसको एडमिशन मिलता है, फिर वो धीरे धीरे वो विलन के करीब आता है। फिर जब विलन को पता चल जाता है ये तो मेरी जगह लेना है, तो विलन क्या करता है, अपना पोटेंशियल दिखाना शुरू कर देता है उसको। समझ में आया कैसे काम हो रहा है? तो ये यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज हो रही है। देखो दो, एक ही जगह पर दो गुंडे नहीं रह सकते। देखो ना, आप नया नगर में भी देखेंगे तो छोटे छोटे हिस्से में गुंडे, उनका एक एक एरिया दे दिया गया, उनके दूसरे एरिया में नहीं जा सकते, बरोबर। ये लोग ने ऐसा डिवाइड करके एरिया ले लिया। सेम चार्ज, सेम टाइप का चार्ज, दो चार्ज एक जगह पे रुक ही नहीं सकते। उनको रुकने के लिए फिर उनका पोटेंशियल चाहिए। मान लो अगर मान लो दो गुंडे एक ही एरिया में, तो वो लोग अपना फिर दबदबा लगाएंगे, किसका दबदबा ज्यादा है, यानी दोनों एक दूसरे का पोटेंशियल यूज कर रहे हैं। उस पोटेंशियल के लिए उनको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, वो काम ही वर्क डन है। अब वो काम डायरेक्ट तो नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे काम करेंगे, बरोबर। धीरे धीरे बोलते ना, पूरे वायरस कैसे फैलता है, कोरोना वायरस कैसे फैला है, डायरेक्ट फैल गया ऐसा सट से हो गया सबको, नहीं, धीरे धीरे फैल रहा है ना। पहले एक बंदे को होगा, फिर दूसरे को होगा, तो यहाँ पर भी वर्क डन धीरे धीरे होगा। अब यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है, अगर मैं सोर्स चार्ज से देखूं, तो सोर्स चार्ज क्या कर रहा है, इस टेस्ट चार्ज को बोल रहा है तू निकल दूर जा मेरे से, और ये टेस्ट चार्ज उस फोर्स के
अपोज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी यहाँ पर टेस्ट चार्ज को अपोजिट फोर्स लगा रहा है। टेस्ट चार्ज पे एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, किसका? सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसके बावजूद वो टेस्ट चार्ज अपना डिस्टेंस अपोजिटली कवर करते करते नियर बाय सोर्स आने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो किसकी फोर्स है? सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो क्या मैं फोर्स को ई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? अरे कर सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तो फोर्स लग रही है उसको। और dx क्या है? यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस, देखो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है, तो छोटा छोटा डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब इतना छोटा छोटा तो पढ़ना है, तो हम लोग के पास एक ही तरीका है। अगर मेरे को पूरा देखना है कब कितना टाइम लगेगा उसको आगे आने में, तो उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि मैं टोटल डिस्टेंस पता करूं एक्चुअली कितना टाइम लगेगा। बरोबर, यहाँ पे वैसे वो चीज नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस पता नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप बताना है, किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, बस, कि दोनों में रिश्ता क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को तो समझ लिया, अब आगे रिलेशनशिप को देखेंगे। स्टूडेंट लेट आ रहे हैं, आज नहीं लूंगा स्टूडेंट लोग को, बहुत लेट हुआ आते हैं। ज्यादा लेट है क्या? ओके, तो एक ही लेट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मेरे को एक चीज पता चल गई कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो वर्क डन है। किसकी पोटेंशियल? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्टेंस के बेस पर। यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज के बेस पर हो रहा है वर्क डन। ठीक है, यहाँ पे सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, दोनों ही वर्क डन कर रहे हैं। ये जो वर्क डन कर रहा है वो कौन सा वर्क डन कर रहा है? ये जो सोर्स चार्ज है ना, अपनी तरफ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फेंक रहा है, ऐसा फेंक रहा है राइट की तरफ। और ये जो टेस्ट चार्ज है टाइगर श्रॉफ, वो उसके अपोजिट लेफ्ट साइड में आने की कोशिश कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में। अब तो जारी बात है, यहाँ पे जो पोटेंशियल वो टेस्ट चार्ज लगा रहा है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे माइनस क्यों लगाया गया? ये बताने के लिए कि जो टेस्ट चार्ज है वो अपोज कर रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, और उस अपोज के साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है। बरोबर, अब क्या करेंगे? तो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। ई को इधर ही रहने दो, dx को लेफ्ट साइड ले लो, तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अब E क्या है? ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और dv क्या है? मेरा पोटेंशियल है। क्या है मेरा? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मिल गया रिलेशन। हमें यही तो पता करना था। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक दूसरे के बराबर हैं, पर अपोजिटली बराबर है। समझ गए ना? देखो कोई भी चीज में पोटेंशियल कब लगेगा? अरे जब कोई अपोज करेगा उसको, या कोई ऐसी कुछ चीज आएगी जिसकी वजह से उसको अपना पोटेंशियल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब वो जो स्टोर एनर्जी है बाहर निकलेगी। ठीक है, उसको ही बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखो, जब भी डिस्टेंस नीचे रहेगा, जब भी dx नीचे रहेगा, तो ऐसे वक्त में ऐसे कॉन्सेप्ट को, ऐसे फॉर्मूले को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कोई भी चीज का बदलाव डिस्टेंस के बेस पे हो तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है, अब मान लो वापस से स्टूडेंट ऑफ द ईयर पिक्चर पे आते हैं। मान लो कि विलन पहले से था कॉलेज में, और टाइगर श्रॉफ गेट के बाहर ही खड़ा है, मतलब अभी तक वो कॉलेज के अंदर इंटर ही नहीं किया है। उस वक्त उसका डिस्टेंस क्या कंसिडर करेंगे? फिजिक्स के हिसाब से वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में। अगर वो अभी तक कॉलेज में एंट्री ही नहीं हुआ, स्कूल में एंट्री नहीं किया, तब विलन को कोई प्रॉब्लम है? अभी विलन को अपना पोटेंशियल यूज करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि पोटेंशियल क्या है? जीरो है, क्योंकि कंपटीशन कुछ होगा ही नहीं, वो चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उसका इफेक्ट कुछ होने ही वाला नहीं है उस पर। समझ में आया? तो ऐसे केस में पोटेंशियल क्या रहेगा? जीरो रहेगा। फिजिक्स में कभी भी आएगा ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट लिख देने का देयर पोटेंशियल इज जीरो, बिकॉज यहाँ पर कोई भी इस तरह का फोर्स या एक्ट नहीं हो पा रहा है। तो एक एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। मान लो ये सोर्स चार्ज है, ये डिस्टेंस है, ये पोजीशन ए है, मान लो ये पोजीशन बी है, और आपका जो चार्ज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। देखो इफेक्ट होना शुरू होगा, कैसे होगा, लेकिन कितना होगा? अरे इनफाइनाइट डिस्टेंस हमें नहीं पता कितनी दूर है, तब तक पोटेंशियल कैसा रहेगा? जीरो के बराबर होगा। कोई पोटेंशियल हमें नहीं दिखाई देगा। जो भी पोटेंशियल अगर होगा भी, तो किसका पोटेंशियल रहेगा? सोर्स चार्ज का ही रहेगा। तो सोर्स चार्ज पे अगर पोटेंशियल भी बोलूंगा तो वो क्या रहेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ, 1/r, बस यही रहेगा। ठीक है, दूसरा चार्ज शो करने की जरूरत नहीं रहेगी इसके अंदर। एक मिनट है, यहाँ पर क्यू लिख दो, क्यू, Q/r। ठीक है, उसका डिस्टेंस और चार्ज, बस। तो बोलेंगे सर आपने स्मॉल क्यू क्यों नहीं लिखा? अरे वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में,
तो उसका ना ही डिस्टेंस का कुछ इफेक्ट पड़ेगा, डिस्टेंस इतना दूर है कि कोई पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल का क्रिएशन कुछ होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, डायपोल एंड सिस्टम चार्ज। अच्छा, यहाँ पे वन बाय वन पहले ए में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम लोग देखेंगे किसी पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब इफेक्ट कैसे, वो देखने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये चैप्टर इजी है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है। मेरे को लेट लेट आ रहे हैं, ये भी लेट आया आज, इसको भी नहीं लेता हूँ आज, कोई को नहीं लूंगा मैं लेट आने वाले को। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज और उसके ऊपर लिखा हुआ है डाइपोल। तो पॉइंट चार्ज मतलब सिस्टम चार्ज, मतलब किसी पॉइंट पर Q1 Q2 Q3 बहुत सारे चार्ज दिए हुए, ठीक है, और उस चार्ज को हम लोग को देखना है पॉइंट O पर उस चार्ज का कितना इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे चार्ज अलग अलग डायरेक्शन में, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है, उस पर बहुत सारे चार्ज आ रहे हैं, ऐसे Q1 Q2, मान लो सभी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा है इन सभी चार्ज का, वो हम लोग को स्टडी करना है, उसका एक फॉर्मूला क्रिएट करना है। समझा कंडीशन क्या बोल रहे हो? वापस से सेम केस ले रहे हैं। मान लो एक पॉइंट O है जहां पर सोर्स चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, फिर ये डिस्टेंस A है, डिस्टेंस A का जो सिंबल R लिया है पॉइंट A तक का, फिर N डिस्टेंस है, फिर M है, और ये जो सोर्स चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? O से लेकर M तक का डिस्टेंस को हम लोगों ने X से रिप्रेजेंट किया है। अब मान लो इनफाइनाइट से एक चार्ज है, वो घूम घूम कर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के करीब आता है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में आएगा तो उसको किसका पोटेंशियल फील होगा? इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगी। वो एक फोर्स लगाएगी कि ये जो चार्ज है वो दूर हो जाए, इस एरिया में ना आए। मान लो यहाँ पे गेट लगा हुआ है, टाइगर श्रॉफ जब तक बाहर खड़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं इसको, पर जैसे ही वो गेट के अंदर आएगा तो वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर आया, ये क्या करेगा? अगर सेम चार्ज है तो ये रिपल करना शुरू करेगा, मतलब भाग यहाँ से, ये पोटेंशियल लगाएगा, तो ये भी पोटेंशियल लगाएगा कि नहीं मेरे को इसके करीब आने का। समझ में आया? तो ये धीरे धीरे वर्क डन करते करते आगे बढ़ेगा। तो देखो फिनोमिना सेम ही जा रहा है हर जगह पर शुरुआत इनफाइनाइट डिस्टेंस से ही हो रही है, डायरेक्ट कोई भी चीज करीब नहीं आ रही है। तो शुरुआत में अगर मैं फोर्स की बात करूं, तो मान लो अगर कोई चार्ज करीब आता है तो 1/4πε0 इंटू Q/x²। एक्स स्क्वायर क्यों लिखा है? मान लो जो आपका जो चार्ज है ये यहाँ पे पहुंचा है, उसका डिस्टेंस क्या है? x है। क्लियर? ठीक है, अब वर्क डन की बात करते हैं। अब वो क्या कर रहा है, वो जो चार्ज है जिसको मैं टाइगर श्रॉफ बोल रहा हूँ, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अगेंस्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो कैन वी राइट लाइक दिस, dw = -f/dx। करेक्ट ना? अब मैंने उस वक्त भी यही चीज को एक्सप्लेन किया था, मैंने क्या बोला? अब हम लोग धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाएगा, पहले कहाँ पे बढ़ेगा? टाइगर श्रॉफ M पोजीशन पे आएगा, फिर जंप मार के N पे आएगा, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे इस पोटेंशियल के अगेंस्ट आगे बढ़ने की कोशिश करता रहेगा। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हम लोग को इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन होगा वर्क डन इज इक्वल टू, कैसे आ रहा है टाइगर श्रॉफ? इनफाइनाइट डिस्टेंस से R डिस्टेंस तक पहुंचना चाहता है वो, बरोबर, -f/dx। अब क्या करेंगे? फोर्स का फॉर्मूला सभी को पता है, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से अभी ऊपर लिखा था हम लोग ने, देखो ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, 1/4πε0 Q/x² इंटू dx। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 1/4πε0 ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसको आउट करेंगे, और जो नॉन कांस्टेंट वैल्यू है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस छोड़ के बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होती है। अब डिस्टेंस के लिए यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, x-2 क्या हो जाएगा? -1/x। तो मैं इसकी जगह पे -1/x रखूंगा, पर मेरे पास x दो है, एक r है और एक इन्फिनाइट है। करेक्ट है कुलसुम गाइस? अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x की जगह पे एक पर 1/r रखूंगा, एक पर 1/इनफाइनाइट रखूंगा। पर एक चीज हमें पता है, इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है। कोई भी चीज का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना यानी 0 कंसिडर करते हैं,
तो ये तो हो गया 0, क्या बचा 1/r, तो वर्क डन मुझे क्या मिला Q/4πε0 इनटू r। ये पॉइंट चार्ज के बेस पे हमने स्टडी किया। बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हमें पता है कि जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज, यही है ना फॉर्मूला। पर यहाँ पर जो चार्ज है वो फिक्स है। अगर चार्ज फिक्स है तो हम लोग बोलेंगे वो फिक्स चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्स है। अगर इस चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्स है तो उस वक्त मैं बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल और वर्क डन बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर है तो मैं इस वर्क डन की जगह पे वी भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? ओके, तो V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q/4πε0 इंटू R। यहाँ पे अपना डेरिवेशन खत्म हो गया। ये हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया बेस्ड ऑन पॉइंट चार्ज का। अब हम लोग यहाँ से कुछ केसेस देख रहे हैं। पहले केसेस में हम लोग मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। अरे एकदम सिंपल, अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो आर पी 0 हो जाएगा और तुमको पोटेंशियल मिलेगा 0। समझ में आया? ये मैंने पहली बार बताया था, अगर कोई भी डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा ना तब आपको वैल्यू पोटेंशियल की ऑलवेज क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब ग्राफ से समझते हैं। तो ग्राफ समझने से पहले ये जो ग्राफ बना है ये इक्वेशन के बेस पे बना है। जरा देखो, पोटेंशियल और वर्क डिस्टेंस के अपोजिट में, हमें डिस्टेंस पे कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट करना है, एकदम कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है अच्छे से। तो यहाँ पर देखो मैंने y एक्सिस पे क्या लिखा है, y एक्सिस पे मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा है। x एक्सिस पे मैंने क्या लिखा हुआ है, x एक्सिस पे मैंने लिखा हुआ है डिस्टेंस, बरोबर। यहाँ तक क्लियर है? अब जरा देखो, जीरो से मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। यानी आप ऐसा ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाती है, वो बढ़ने लग जाती है, बरोबर। पर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ता है, यानी पीछे जाओगे तो डिस्टेंस कम होता है। तो इक्वेशन क्या बोल रही है कि शुरुआत में जब आपका पोटेंशियल ज्यादा था तब डिस्टेंस कम था। देखो डिस्टेंस कम होने में आप पोटेंशियल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे, अपनी ताकत का इस्तेमाल बहुत करोगे। दो चार्ज जब एक दूसरे के करीब आएंगे और सेम रहेंगे तो आप ज्यादा पोटेंशियल यूज करोगे कि नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पोटेंशियल यूज करेगी उसको दूर करने के लिए। पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पोटेंशियल कम होता जाएगा। जो इलेक्ट चार्ज का पोटेंशियल है वो कम होता जाएगा। क्यों? डिस्टेंस बढ़ा है तो उसको ज्यादा ताकत यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हमने पोटेंशियल के बेस पे समझा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे समझते हैं। जब डिस्टेंस कम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा लग रही थी, ठीक है। जैसे बिल्कुल एक एग्जांपल देंगे कि मान लो तुम्हारे घर में हीटर है, ठीक है। अगर आप हीटर से दूर हो तो आपको गर्मी कम फील होगी, पर जैसे जैसे आप हीटर के करीब आओगे आपको गर्मी ज्यादा फील होगी। यानी हीटर में से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। यानी आप करीब हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस कम है, पर जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो डिस्टेंस कम होते जा रहा है, वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है, ठीक है। इस दोनों ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये दोनों मीट हो रही है, दोनों बराबर हो जा रही है। पर कैसे बराबर हो रही है? यहाँ पर V2 टाइम E ऐसा बोल सकते हैं। V तो बहुत जल्दी डाउन हो जा रहा है पर E को डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्लियर है ग्राफ? यस सर। तो यहाँ पे हम लोग ने ग्राफ भी कवर कर लिए। अब सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है? डायपोल किसको बोलते हैं? मान लो आपको दो चार्ज दे दी गए, एक पॉजिटिव एक चार्ज दे दिया गया नेगेटिव, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 12 हो, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर आपको दो अपोजिट चार्ज दिए हो और दोनों चार्ज का डिस्टेंस 2L हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या निकालना है, पोटेंशियल। मान लो मैं एक पॉइंट यहाँ P दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ चलो बताओ कि इस दोनों चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट P पे कितना पड़ रहा है, वो मेरे को कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर बोलेंगे सर इजी है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कर देता हूँ। मैं बोलूंगा मुझे इस डायग्राम के बेस पे बताओ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना वो चार्ज का इफेक्ट इसमें दिखाई देगा। समझ में आया? तब अभी थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि इस डायग्राम के बेस पे समझाना थोड़ा सा टफ लेवल हो गया। तो ये अच्छा बड़ा सा डेरिवेशन है, तो ये डेरिवेशन में बहुत कुछ लिखा है, अपन इसको छोटा करेंगे डेरिवेशन को। सबसे पहले डायग्राम समझते हैं, ये डायग्राम बोल क्या रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर भी मेरा ही है ना, उसमें इसको कंटिन्यू करेंगे इस डायग्राम को। अभी इस डायग्राम के अंदर तुम लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी दिखाई दे रहे होंगे।
मैं शो कर देता हूँ इसको अच्छे से। अभी सबसे पहले इस डायग्राम आपको अगर एकदम अच्छे से समझ गए ना, तो मुझे समझाना बहुत ईजी हो जाएगा। देखो आपको ये पॉइंट ए और पॉइंट बी दिख रहे हैं, ये अपना इलेक्ट्रिक डायपोल, दोनों का सर डिस्टेंस आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके ओके। और यहाँ पर देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी दिखाई दे रहा है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पर निगेटिव चार्ज है, दोनों का डिस्टेंस 12 है, तो उसको मैंने आधे हिस्से में स्प्लिट किया, एल और एल भी बोल सकता हूँ कि नहीं, दोनों को ऐड करने में 2L ही होगा। ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को पॉइंट पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर पी सिंबल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट, ये डायग्राम ऑलरेडी दिया है इसी की। अब मान लो मुझे इस पॉइंट सी पर इन डायपोल का इफेक्ट देखना है कि ये जो पॉइंट्स चार्जेस है ना, ये जो चार्जेस है इस पॉइंट पर कैसा इफेक्ट है, कैसा पोटेंशियल बिहेवियर हो, वो चीज की स्टडी करना है। तो मान लेते ए से सी तक का डिस्टेंस है R1, बी से सी तक का डिस्टेंस है R2, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक क्रिएशन किया है यहाँ पे, अगर आप इसको अच्छे से एकदम 3D हिसाब से देखो, तो बीच में से एक लाइन खींची गई है जो नीचे तक आ गई है, एकदम राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया है, और वो बी से पॉइंट बी से जाकर मीट कर रही है। इसका नाम रख देते हैं, ये पॉइंट का नाम हम लोग दे देंगे क्यू, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं पी। ये दिया हुआ नहीं है, हम लोग ने थोड़ा सा एडिशन किया, जो पॉइंट मिसिंग थे। अब जरा देखते हैं, एक ट्रायंगल पे ध्यान दो, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तुम लोग को, ये इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। चलो, जो पॉइंट मैंने दिखाया उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, वो है ACO। तो ACO में देखेंगे, मैंने इसको नाम P दिया, क्यों दिया, रीजन क्लियर होगा, क्योंकि बीच में एक और लाइन गई है। अगर इस ट्रायंगल को देखिए, जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, इधर पे क्या है एंगल थीटा, हमें पता है अल्टरनेटिव एंगल भी सेम ही होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर दोनों एंगल सेम है तो दोनों ट्रायंगल भी अपोजिटली सेम होंगे। अगर ये साइड L sin थीटा है तो इसका ये अपोजिट साइड L sin थीटा होगा, अगर ये L है तो ये L है। ये साइड क्या होगा, अगर मैं एक का पता कर लूं तो दूसरा मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कैसे पता करो दूसरा साइड, अरे बहुत इजी है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेके हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का cos थीटा का फॉर्मूला पता है सभी को, क्या होता है cos थीटा, हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये जो आप लोग को ये वैल्यू चाहिए ना, तो ये वाले ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे। क्या होता है cos थीटा, कौन सा एंगल पकड़ेंगे, ये वाला, ये एंगल के हिसाब से अपोजिट ये हो गया, नहीं sin थीटा की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, किधर से पकड़े, cos थीटा इज इक्वल टू, ये मैंने, हाँ यहाँ से पकड़ो, ये थीटा कंसिडर करो। तो अपोजिट में क्या है, OP, हाइपोटेनियस क्या है, ये एंगल बन रहा है, यानी हाइपोटेनियस ही नीचे वाला बेस है, क्या है हाइपोटेनियस, OA। तो cos थीटा इज इक्वल टू OP कितना है, दिया है क्या, नहीं, वही तो पता करना है। OA कितना दिया, L दिया है, ये L को लेफ्ट साइड ले लो, तो OP मिलेगा मुझे L cos थीटा, समझा यहाँ पे L cos थीटा कैसा आया। तो ये जो साइड है वो क्या है, L cos थीटा, L cos थीटा, क्लियर, सारे साइड मिल गए हम लोग को छोटे से ट्रायंगल के। अगर ये L cos थीटा है तो ये भी L cos थीटा होगा ना, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ गाइस कुलसुम। हाँ हमें सर। ये डायग्राम दिया गया है, इसी के बेस पे ही निकालना पड़ेगा पॉइंट चार्ज का, इसी वजह से इसके बेस पे हमें को समझाना पड़ रहा है। अगर नहीं दिया होता तो हम लोग के पास बहुत सारे मेथड थे उसे फाइंड आउट करने के। देखो अभी हमने को ये ट्रायंगल के अपोजिट दोनों के साइड मिल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें ACO, और दूसरा ट्रायंगल है CQB, ये दोनों के अलग अलग टुकड़े करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास लेस देन 2 मिनट बाकी है, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेक्चर में, टाइम भी हो गया है बरोबर, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होएगा 10:45 को, 10:45 को इसको और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए तुम लोग के पास 5 मिनट का ब्रेक है, आराम ब्रेक ले लो जब तक, ठीक है।